नमस्कार बच्चों, आज आपकी क्लास में मैं आपको पाठ 14 ऊर्जा के स्रोत पढ़ाऊंगा। बच्चों, आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि ऊर्जा क्या होती है। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है और इसके स्रोत अर्थात जिनसे ये हमें प्राप्त होती है। ऊर्जा हमें बहुत सारी चीज़ों से प्राप्त होती है। ऊर्जा के बहुत सारे स्रोत हैं जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा हमारे प्रयोग में बहुत कामों में आती है। जैसे विद्युत ऊर्जा है, उससे हम अपना पंखा टीवी चलाते हैं, और रासायनिक ऊर्जा में पेट्रोल है, डीजल है, उससे हम अपनी गाड़ी चलाते हैं। तो इस तरीके से ऊर्जा का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग है। अब ऊर्जा के उत्तम स्रोत कैसे होने चाहिए? ऊर्जा का जो स्रोत है वो सबसे पहले सुरक्षित होना चाहिए, अर्थात उससे कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, और उसका उपयोग में सुगम, मतलब हम उसे सरलता से उपयोग कर सकें। जैसे विद्युत है अर्थात बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसका हम बहुत आसानी से उपयोग कर लेते हैं। लेकिन जैसे कि गैस हम रसोई में यूज़ करते हैं, आप जानते हैं वो बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है, तो कभी कभी सिलेंडर में विस्फोट भी हो जाता है, तो वो एक असुरक्षित भावना भी उसमें है। दूसरा, विद्युत से भी हमें करंट लग जाता है, कई बार आपने देखा है, तो उसका उपयोग बहुत ज़्यादा सुगम भी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे स्रोत हों जो बहुत ज़्यादा सुगम हो। ऐसा स्रोत होना चाहिए कि ऊर्जा को लाने में और ले जाने में हमें आसानी हो। जैसे आप देखते हैं, हम गैस को सिलेंडर में भर के एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से ले जा सकते हैं। पहाड़ों पर भी ले जा सकते हैं, जो दुर्गम क्षेत्र है वहाँ पर भी वो जा सकता है। सुरक्षित भंडारण, ईंधन इस प्रकार का होना चाहिए या स्रोत इस प्रकार का होना चाहिए कि हम उसे भंडारित भी कर सकें, उसे स्टोर कर सकें आसानी से। प्रदूषण मुक्त, अब जैसे आप देखते हैं कि हम जब बिजली का उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं, तो कोई प्रदूषण नहीं होता। गैस का उपयोग करते हैं घर में, तो कोई भी उससे प्रदूषण नहीं होता। लेकिन पहले क्या होता था कि पहले उपले, लकड़ी आदि को जलाते थे और खाना बनाते थे, उससे क्या होता था, बहुत ज़्यादा धुआं होता था, उसकी राख बचती थी। तो ये जो अवशेष पदार्थ थे ये प्रदूषण फैलाता। अच्छा, अधिक ऊर्जा देने वाला होना चाहिए, मतलब हम थोड़ा सा जलाएं और बहुत ज़्यादा ऊर्जा हमें मिले, ऐसा स्रोत होना चाहिए। और वो सस्ता भी होना चाहिए। ऊर्जा का स्रोत सस्ता भी होना चाहिए ताकि उसको सब, अमीर गरीब सब उसका प्रयोग कर सकें। इसके बाद आता है ऊर्जा स्रोतों का वर्गीकरण। ऊर्जा स्रोतों का वर्गीकरण हमने पहले किया, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, इनके बारे में सुने। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, नवीकरणीय मतलब जिनका हम बार बार प्रयोग कर सकें। जैसे वायु ऊर्जा है, हवा तो बहती रहती है, साल भर बहती है, अगले साल फिर बहती है, उसका कितना ही भी उपयोग कर लो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सौर ऊर्जा, यानी जो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है उसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं, और सोलर सेल, सोलर पैनल के द्वारा हम उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके उपयोग में लाते हैं। तो इस प्रकार वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा, नदियाँ भी वर्ष भर बहती हैं, तो उन पर बांध बना लेते हैं और बांध बनाकर हम विद्युत का उत्पादन करते हैं। तो इस प्रकार ये जो ऊर्जाएँ हैं इनको हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं, इसलिए इन्हें नवीकरणीय, नवी मतलब नया, नया दोबारा बार बार प्रयोग इन्हें कर सकें। अनवीकरणीय मतलब जिसको हम दोबारा प्रयोग ना कर सकें। जैसे कोयला है, कोयले को अगर आपने एक बार जला लिया तो उसकी जो राख बचेगी या जो भी बचेगा उसको दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता, इसलिए हम उसे अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। इसके बाद आता है परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत क्या है? परंपरागत स्रोत ये हैं जिन्हें हम आमतौर पर प्रयोग में लाते हैं। जैसे उपले हैं, लकड़ी है, कोयला है, ये परंपरागत स्रोत है। पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, ये परंपरागत स्रोत है। और अपरंपरागत स्रोत वो हैं जिनका अभी चलन नहीं है। जैसे अभी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का चलन बहुत ज़्यादा नहीं है, महासागरीय ऊर्जा का चलन अभी नहीं है। तो जो ऊर्जा के स्रोत हमारे चलन में नहीं है उन्हें हम अपरंपरागत स्रोत कहते हैं।
इसके बाद जानते हैं कि ईंधन क्या है। ईंधन वे पदार्थ होते हैं जो जलने पर ऊर्जा देते हैं हम। जैसे घर पर आप गैस का प्रयोग करते हैं, गैस को आप जलाते हैं, उससे ऊर्जा मिलती है, उससे खाना पकाते हैं। ऊर्जा के कई रूप हैं। ऊष्मा के रूप में हमें मिलती है गैस से ऊर्जा, वो ऊष्मा हमारे खाने को पका देती है। इसके बाद आता है ईंधनों का वर्गीकरण। ईंधनों का वर्गीकरण किस आधार पर? तो सबसे पहले मूल रूप के आधार पर। मूल रूप जैसे प्राथमिक ईंधन। प्राथमिक ईंधन क्या है? जिन ईंधनों को हम सीधे सीधे उपयोग में ले लेते हैं, जैसे कोयला है, खदान से खोदा और उपयोग में ले लिया, तो ये हो गया हमारा प्राथमिक ईंधन। अब आता है द्वितीयक ईंधन। क्या है? द्वितीयक ईंधन वो है जो प्राथमिक ईंधन में भौतिक या रासायनिक परिवर्तन करके प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें हम द्वितीयक ईंधन कहते हैं। द्वितीयक ईंधन में कोल गैस है। अब ये कोल गैस क्या है? जो कोयला होता है उसे वायु की अनुपस्थिति में बहुत ज़्यादा तेज गर्म करते हैं। जब उससे बहुत ज़्यादा तेज गर्म करते हैं तो उससे बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं। उन पदार्थों में जो पदार्थ गैसीय अवस्था में होता है उसे हम कोल गैस कहते हैं। तो इस प्रकार आपने बच्चों जाना कि मूल रूप के आधार पर ईंधन दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक ईंधन और द्वितीयक ईंधन। इसके बाद उत्पत्ति के आधार पर कैसे वो उत्पन्न हो रहे हैं। उत्पत्ति के आधार पर दो तरह के हैं, प्राकृतिक ईंधन और निर्माणित ईंधन। बिल्कुल वही प्राकृतिक ईंधन जो हमें प्रकृति में मिल रहे हैं, जैसे कोयला है, लकड़ी है, ठीक है, ये हमारे पेट्रोलियम है, ये प्राकृतिक ईंधन है। अब दूसरा आता है निर्माणित ईंधन, जिनका हम निर्माण करते हैं। जैसे पेट्रोलियम से हम पेट्रोल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, मिट्टी का तेल निकालते हैं, या और भी बहुत सारे आप कृत्रिम तरीके से भी हम आप पेट्रोल का निर्माण कर रहे हैं। कोयले से पेट्रोल का निर्माण होता है। और कुछ इस प्रकार के भी हैं, जैसे कोयले पर भाप प्रवाहित करके हम भाप गैस बना सकते हैं, तो वो निर्माणित ईंधन हुआ। उसका हमने निर्माण किया है, वो हमें प्रकृति में पहले से नहीं मिला। तो जो प्रकृति में हमें पहले से मिलता है वो प्राकृतिक ईंधन है, और जिसका हम निर्माण करते हैं वो निर्माणित ईंधन है। जिसका मैंने बताया कोल गैस, कोयले पर जब भाप गैस या जल गैस भी कहते हैं, कोयले पर भाप प्रवाहित करके जो गैस हमें प्राप्त होगी उसे हम भाप गैस कहते हैं या जल गैस कहते हैं। और ये प्रोड्यूसर गैस है। प्रोड्यूसर गैस क्या है? कोयले पर सीधे सीधे वायु प्रवाहित करते रहो, कोयले पर वायु प्रवाहित करने के बाद जो गैस हमें मिलेगी उसको हम प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। इन गैसों का उपयोग बड़ी बड़ी कंपनी और फैक्ट्रियों में किया जाता है। इसका बाद आता है भौतिक अवस्था के आधार पर। तो भौतिक अवस्था के आधार पर तीन तरह के हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब ये ठोस ईंधन क्या है? तो ठोस में जैसे कोयला है, लकड़ी है, उपले हैं, ये ठोस ईंधन है। द्रव गैस में क्या है? द्रव गैस में पेट्रोलियम है, पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, ये सब द्रव ईंधन है। गैस ईंधन क्या है? गैस ईंधन आपके घर पे जो आती है, घर पे कौन सी गैस आती है? LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। हिंदी में द्रवित, और लिक्विड से द्रवित हो गया, और पेट्रोलियम तो पेट्रोलियम हो गया गैस। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस जो होती है ये हमारी सिलेंडर में हमारे घर आती है, गैस अवस्था का ईंधन है। हालांकि उसको दबाव डालकर सिलेंडर में द्रव अवस्था में परिवर्तित कर लेते हैं। आप सिलेंडर को भी हिला के देखोगे तो ऐसा लगेगा उसके अंदर पानी सा हिल रहा है, लेकिन दरअसल वो पानी या लिक्विड क्यों बना? तो इसलिए बना क्योंकि बहुत ज़्यादा दाब डाल दिया उस गैस के ऊपर और वो गैस से द्रव में परिवर्तित हो गई। लेकिन जब वो बाहर निकलती है तो दाब हट जाता है और फिर वो पुनः अपनी गैस अवस्था में आ जाता है। तो इस प्रकार बच्चों आज मैंने आपको बहुत सारे ये बातें इस पाठ के बारे में बताई हैं। इन बातों को जिस प्रकार मैंने समझाया है उसी प्रकार नोट्स बनाकर अपनी कॉपी में आप कर सकते हैं। तो मैं इस बोर्ड पर जो लिखा हुआ है उतना भी अगर आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे नोट्स बनाने हेतु तो वो भी बहुत रहेगा, और इनके उदाहरण भी लेते चले। तो अब मैं आपको कुछ समय देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं हट जाता हूँ सामने से, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब बच्चों मैं आपको पढ़ाता हूँ ईंधन का ऊष्मीय मान, अर्थात
ईंधन के इकाई द्रव्यमान, इकाई मतलब एक किलो, 1 ग्राम, कुछ भी मान लीजिए, ईंधन के इकाई द्रव्यमान को जलाने पर जितनी ऊष्मा प्राप्त होती है उसे ईंधन का ऊष्मीयमान कहते हैं। तो बच्चों एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो आदर्श ईंधन है उसका ऊष्मीयमान अधिक होना चाहिए, मतलब उसके 1 ग्राम से अधिक ऊष्मा हमें प्राप्त होनी चाहिए। अच्छे ईंधन की ये खासियत होती है। इसके बाद आता है ईंधन का दहन। ईंधन का दहन मतलब उसको जलाना। जब भी बच्चों हम ईंधन को जलाएंगे तो उसके जो पदार्थ हैं वो ऑक्सीजन से संयोग कर लेंगे। जैसे कि अगर आप कोयले को जलाते हैं, कोयला अर्थात कार्बन को जलाएंगे तो उसमें जो ऑक्सीजन संयोग करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो इस प्रकार ईंधन के दहन का अर्थ है कि ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी ईंधन का दहन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी अच्छे से तो दहन भी अच्छे प्रकार से नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखना है यहाँ, ठीक है। अगर ईंधन को अच्छे से ऑक्सीजन मिलती है तो वो और अधिक ऊष्मा को देगा। इसके बाद है आदर्श ईंधन। तो आदर्श ईंधन क्या होता है ये मैं आपको सबसे पहले टॉपिक में बता चुका हूँ कि आदर्श ईंधन सुरक्षित होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, रख रखाव में सुगम होना चाहिए, उसका ऊष्मीयमान अधिक होना चाहिए। तो वही बहुत सारी बातें जो पहले टॉपिक में, सबसे पहले टॉपिक में मैंने आपको बताई थी, वही सब अगर ईंधन में है तो वो आपका आदर्श ईंधन। इसके बाद आता है जीवाश्म ईंधन। ये कौन सा ईंधन है? बहुत सारे हैं। जीवाश्म ईंधन में हमारा कोयला है, पेट्रोलियम है, ठीक है। तो ये पेट्रोलियम, कोयला, ये हमारे जीवाश्म ईंधन है। क्या है ये जीवाश्म ईंधन? बच्चों लाखों करोड़ों वर्ष पहले जीव जंतु और पौधे भूस्खलन यानी भूकंप आने के कारण या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण ये मिट्टी के नीचे दब गए। जब मिट्टी के नीचे दबे तो ये धीरे धीरे अपघटित होने लगे और अपघटित होकर ये ईंधन में परिवर्तित हो गए। जैसे कोयला पेड़ों के दबने से बना, पेट्रोलियम समुद्री जीव जंतुओं के दबने से बना, क्योंकि पेट्रोलियम ज़्यादातर वहीं निकलता है जहाँ या तो समुद्र है या पहले कभी समुद्र रहा हुआ। तो इस तरीके से कोयला और पेट्रोलियम हमारे जीवाश्म ईंधन है। इसमें देखो जीव जुड़ा हुआ है, जीवाश्म यानी जीवों से बनने वाले आश्म, वही जीव से बने हैं ईंधन। कैसे बताया मैंने आपको, जब वो लाखों करोड़ों वर्ष पहले दब गए थे मिट्टी के अंदर, अपघटित होकर ईंधनों में परिवर्तित हो गए। तो ऐसे ईंधन को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। बच्चों इस पाठ नंबर 14 ऊर्जा के स्रोत में मैं आज आपको नहीं पढ़ाऊंगा। अच्छे से पाठ को पढ़िए, 2-3 बार वीडियो को देखेंगे, ये याद हो जाएगा। बहुत सरल पाठ है, इसलिए मैंने इसको आपके लिए चुना है। आज मैं आपको इस क्लास में इतना ही पढ़ाऊंगा। नमस्कार।